तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, क्या कहते हैं, टाइम रिस्पांस एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आपका उसमें क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग में टेको जनरेटर, मैग्नेटिक एम्पलीफायर और सिंक्रोनस है, तीनों का नोट्स दे देंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको नोट्स से कर लीजिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। क्योंकि न्यूमेरिकल आपको धोखा दे सकता है, वो टॉपिक आपको धोखा नहीं देगा एग्जाम में। अगर मार्क्स स्कोर करने की बात है, पास करने, अगर मान लो न्यूमेरिकल टफ आ गया, नहीं बन रहा है, तो उसके लिए जरूरी है, उसका हम नोट्स दे देंगे डिटेल में। ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं, और बहुत लेक्चर, 18 लेक्चर हो चुका है, 8 ही लेक्चर में ख़त्म करना था। इसलिए उस बाकी आपको आइडिया तो लग ही गया है कैसे ब्लॉक डायग्राम लिखते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं। तो उस हिसाब से तीनों का हम भेज देंगे, और उसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जाम में वो टॉपिक आपको धोखा नहीं देगा। बाकी मान लीजिए न्यूमेरिकल टफ आ गया, तो वो आपको धोखा भी दे सकता है, नहीं बना एग्जाम में। मान लीजिए कि अगर टफ आ गया, वर्स्ट केस बोल रहे हैं, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट तो उससे पूछता है, जिसका नाम मेंशन कर रखा है, जैसे टेको जनरेटर, साइनक्रोनस, वो पूछेगा ही पूछेगा। तो उसका हम आपको नोट्स दे देंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, टाइम डोमेन रिस्पांस एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो टाइम डोमेन रिस्पांस एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि टाइम डोमेन रिस्पांस एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि पहले तो हम लोग सिस्टम का क्या किए, मैथमेटिकल मॉडलिंग किए, उसका डिजाइन किए। ट्रांसफर फंक्शन हमारा किस डोमेन में था? एस डोमेन में था। मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म में था, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में था। तो एस डोमेन में हमारा ट्रांसफर फंक्शन था। उस ट्रांसफर फंक्शन का क्या करेंगे, हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे। टाइम डोमेन एनालिसिस क्यों करेंगे वो बताते हैं। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल ले लीजिए। मैंने बताया था कि एक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए, फैन। मान लीजिए फैन हमारा एक कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है। अब क्या करते हैं, फैन को हम इनपुट पे, रेफरेंस इनपुट पे सेट करते हैं कि उसका स्पीड 4 होना चाहिए। उसका स्पीड क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 पे ना, 5 पे पंखा सबसे तेज चलता है, तो मान लीजिए कि उसका हम स्पीड सेट कर दिए कि 4 पे इसको चलना चाहिए। ठीक है। अभी जो क्या कहते हैं कि मान लीजिए अभी मेरा पंखा ऑफ है। ठीक है, अभी मेरा पंखा ऑफ है, उसको हम 4 पे स्पीड सेट कर दिए हैं। अच्छा, जब पंखा को मान लीजिए हम ऑन करेंगे, तो क्या होगा? पंखा को अगर हम ऑन करेंगे तो सीधा 4 का स्पीड पकड़ लेगा? नहीं, पहले वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, फिर कुछ देर बाद जाके 4 का स्पीड पकड़ के फिर वहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यही हम उसका टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं कि जब भी हम कोई फिजिकल सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो वो क्या करता है, जो अपना फाइनल वैल्यू, जैसे कि पंखा को हम 4 पे सेट किए, तो अपना 4 का स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लेगा ना। कैसे स्टार्ट किया, सीधे 4 पे घूमने लगा, पहले धीरे धीरे थोड़ा घूमेगा, फिर आके 4 पे आएगा। तो मतलब कोई भी अगर हम सिस्टम डिजाइन किए हैं, तो अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू, मतलब फाइनल वैल्यू अटेंड करने में कुछ टाइम लेता है। तो उस टाइम में उसका जो बिहेवियर होता है उसको हम एनालाइज करेंगे। तो वो कुछ टाइम लेता है, जिसको कि हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स बोलते हैं और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड करने से पहले कुछ उसका नेचुरल रिस्पांस होता है, जिसको कि हम ट्रांजिएंट रिस्पांस बोलते हैं। वो ट्रांजिएंट रिस्पांस किसी भी नेचर का हो सकता है, ऑक्सिलरी नेचर का हो सकता है, सिनुसाइडल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी सिस्टम जो हम फिजिकल डिजाइन करते हैं, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करके सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो उसका टाइम रिस्पांस एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। हमें देखना होता है कि ये स्टेडी स्टेट वैल्यू पहुंचने से पहले किस तरह बिहेव करेगा। और कोई भी सिस्टम क्या है, तुरंत अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अचीव नहीं करता है, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसी टाइम के बिहेवियर को, उस जो हम रिस्पॉन्स है उसको हम लोग चेक करेंगे, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑन टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू इनपुट। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस होता है कि किसी भी सिस्टम में जब हम उसका इनपुट डालें, तो उसमें कितना टाइम लिया अपने रिस्पॉन्स में पहुंचने के लिए, उसी को हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा पंखा था, वही वाला एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसको हम लोग 4 के स्पीड पे सेट कर दिए, तो क्या होगा, पंखा पहले ऑफ रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 जाके 4 पे आ जाएगा, और 4 पे होने के बाद क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट 4 के स्पीड पे घटता, मतलब चलता रहेगा। तो टाइम मान लीजिए t1 इक्वल टू, ये 4 का स्पीड अटेंड कर लिया, तो टाइम इक्वल टू इनफाइनाइट तक कितना पे रहेगा, ये 4 के स्पीड पे ही चलता रहेगा हमेशा। तो इससे पहले का जो इसका बिहेवियर हुआ, जो स्टेडी स्टेट ये 4 के स्पीड पे, मतलब टाइम इक्वल टू t1 पे पहुंचा, तो इससे पहले इसका जो बिहेवियर था कुछ ऐसा था। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जब वो अपना फाइनल वैल्यू अटेंड कर लिया, जो हम उसमें रेफरेंस इनपुट सेट किए थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं
स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या फिक्स्ड रिस्पॉन्स या कांस्टेंट रिस्पॉन्स, मतलब वहाँ पे अब वो फिक्स हो गया है, तो इसलिए उसको हम लोग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स और फिक्स्ड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। नेचुरल रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि हम इसको 4 पे सेट कर दिए हैं, तो नेचुरली क्या करेगा, ये 4 पे अटेंड करने से पहले कुछ धीरे 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 बढ़ा, फिर 4 पे आया, तो ये इसका नेचुरल रिस्पॉन्स था। और 4 पे जो स्पीड हम सेट किए हैं, 5 पे भी सेट कर सकते थे, 3 पे भी सेट कर सकते थे, तो ये हम लोग सेट किए हैं कि ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स है कि इसको 4 पे ही घूमना है, हमने इसका रेफरेंस फिक्स कर दिया है। तो ये इसका क्या है, ये फोर्स्ड रिस्पॉन्स हुआ, मतलब हमने इसको 3 पर भी फिक्स कर देता तो ये 3 पे पहुंचने के बाद लगातार 3 के स्पीड पे कॉन्स्टेंटली ये घूमता रहता। तो मतलब ये जो उससे पहले का जो रिस्पॉन्स आया इसका स्टेडी स्टेट से पहले ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, उसको हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। और जब क्या कहते हैं ये अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया, उसके बाद के रिस्पॉन्स को हम लोग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या फिर फोर्स्ड रिस्पॉन्स। फोर्स्ड मतलब कि हम लोग ने उस पर दबाव डाला है कि उनको 4 पे ही चलना है, मतलब उसको फोर्स किया है, और वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था। तो किसी भी फिजिकल सिस्टम का जो टाइम डोमेन में जो आउटपुट का रिस्पॉन्स होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता, मतलब उसका 2 पार्ट होता है, एक तो उसका ट्रांजिएंट पार्ट हो गया और इसका एक हो गया स्टेडी स्टेट पार्ट। ट्रांजिएंट पार्ट वो खुद नेचुरली वो उसका होता है, और स्टेडी स्टेट जो हम फिक्स करते हैं वो उसका होता है। तो क्या करते हैं, जब इसका क्या कहते हैं हम लोग, जब कोई भी सिस्टम अपना आउटपुट देता है तो हम उसका स्टेडी स्टेट पहुंचने में उसको टाइम लगता है, और अपना फाइनली वो अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लेता है। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, वो अपना पूरा का पूरा स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड नहीं करता, थोड़ा मोड़ा एरर भी हो सकता है। जैसे 4 पे सेट किए तो 4.2 चलेगा या 3.9 पे चलेगा, तो प्रैक्टिकली देयर इज एन एरर इन स्टेडी स्टेट आउटपुट। होता क्या है, जो प्रैक्टिकल फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम उसको 4 पे सेट किए तो ये 4 पे एग्जैक्ट 4 पे आ गया, अथवा 4 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता था, 4 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो इसको हम लोग वहाँ पे जाके ये कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए 4 पे सेट किए, ये 4.1 पे या 4.2 पे जाके कांस्टेंट हो गया, या फिर क्या कहते हैं 3.9 पे ये कांस्टेंट हो गया। तो कुछ क्या होता है प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसमें एरर भी होता है, जिसको कि हम लोग स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। मतलब इसको हम 4 पे सेट किए और हमेशा 4 से कुछ कम पे रहा और कम पे ही यह कांस्टेंट हो गया। तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालते हैं, स्टेडी स्टेट एरर कैसे डिफाइन होता है, तो स्टेडी स्टेट एरर डिफाइन होता है कि इनपुट माइनस आउटपुट, और क्या कहते हैं जब ये हमारा आउटपुट वैल्यू अटेंड कर लिया तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी तक वही वैल्यू रहेगा जो एक बार स्टेडी स्टेट इसका वैल्यू फिक्स कर दिए हैं 4। अगर मान लीजिए 4 इसका हम फिक्स कर दिए, 3.9 अचीव कर लिया, इसमें कुछ प्रैक्टिकल एरर था तो अब कॉन्स्टेंटली कितना पे रहेगा, 3.9 पे ही रहेगा हमेशा। मतलब अपना स्टेडी स्टेट वैल्यू वही अचीव किया, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया तो उसी पे कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर जो होता है, जो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरर आ गया, मतलब 4 पूरा 4 पे नहीं आया, 3.9 पे आ गया या 4.2 पे आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्टेडी स्टेट एरर ET इक्वल टू टी टेंड्स टू इन्फिनिटी RT माइनस CT। इन्फिनिटी इसलिए बोलें कि अब एक बार T1 पे अचीव कर लिया तो हमेशा जहाँ तक इन्फाइनाइट टाइम तक तो वही इसका स्टेडी स्टेट रहेगा, जब वो अपना स्टेडी स्टेट का वैल्यू अचीव कर लिया है। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं T टेंड्स टू इन्फिनिटी RT माइनस CT। अब क्या कहते हैं कि ट्रांजिएंट की किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पांस हुआ 2 पार्ट में हो गया, एक ट्रांजिएंट रिस्पांस और उसका एक क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस को क्या बोल दिया, फिक्स पार्ट रिस्पांस, या फिर बोल दिया फोर्स्ड रिस्पांस। फोर्स्ड रिस्पांस मतलब कि हमारे द्वारा सेट किया गया है, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं जो नेचुरल रिस्पांस था, जिसको हम ट्रांजिएंट रिस्पांस बोले, मतलब स्टेडी स्टेट पहुंचने से पहले का जो उसका बिहेवियर था, जो नेचुरल ट्रांजिएंट बिहेवियर था, उसमें क्या होता है, उसमें वेरिएबल पार्ट होता है। उसको नेचुरल रिस्पांस बोलते हैं क्योंकि वो खुद ब खुद उस अपने हिसाब से वो वैल्यू अटेंड करता है। कि मतलब उसको 4 पे पहुंचना है तो पहले धीरे 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 स्टार्ट होकर 4 पे पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया पंखा, तो फिर वहाँ 4 पे घूमने लगा। जैसे सुरेश पोद्दार का पंखा अभी घूम रहा है, देखो सुरेश पोद्दार का पंखा अभी घूम रहा है, तो क्या कहते हैं, तो वो कांस्टेंट स्पीड सेट किया हुआ है उसका पंखा पे, 4-5 जो भी है, तो वहाँ पे घूम रहा है। लेकिन जब उसको शुरू किए होंगे तो धीरे धीरे शुरू हुआ। तो हमारा क्या होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स जो होता है वो वेरिएबल पार्ट होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जो क्या कहते हैं, जब हमारा फिक्स पार्ट क्या होता है, जो हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है वो फिक्स पार्ट होता है, जो हम जैसा डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं उतना तो उसको हम सेट किए हुए हैं। तो आप देखिए, अगर क्या कहते हैं जो हम
अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को भी जब हम सॉल्व करते थे तो हमारे पास दो पार्ट आता था उसका सॉल्यूशन। मान लीजिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ आता था, उसका दो पार्ट आता था, एक आता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक आता था पार्टिकुलर इंटीग्रल। याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट आता है, तो उसमें भी वही था, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो वेरिएबल पार्ट होता है, जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो कांस्टेंट पार्ट, मतलब कांस्टेंट पार्ट होता है उसका। तो वो भी एक तरह का एग्जांपल है कि उसमें भी एक पार्ट ट्रांजिएंट पार्ट होता है, एक पार्ट उसका फाइनल पार्ट होता है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास में कि सी टी इक्वल टू 5 प्लस ई टू द पावर माइनस 2t यू टी। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा ट्रांजिएंट है, इसमें टी का वेरिएबल है, और ये वाला पार्ट क्या है 5 क्या है हमारा फिक्स है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टेडी स्टेट, और ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिएंट स्टेट। तो क्या होता है ट्रांजिएंट स्टेट का डिफिनेशन क्या हो गया, ट्रांजिएंट स्टेट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी जीरो। मतलब क्या होता है कि ट्रांजिएंट स्टेट जो अपना वैल्यू अटेंड कर लेता है उसके बाद तो उसका स्टेडी स्टेट आउटपुट आ जाता है। तो मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ट्रांजिएंट क्या हो जाएगा, खत्म हो चुका रहेगा। तो मतलब ट्रांजिएंट आउटपुट जो होता है टी टेंड्स टू इन्फिनिटी वो जीरो होता है, मतलब डाई आउट, मतलब ट्रांजिएंट जो हमारा था पार्ट वो खत्म हो गया, वो स्टेडी स्टेट पार्ट को अचीव कर लिया। तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ट्रांजिएंट पार्ट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ट्रांजिएंट पार्ट जीरो रहेगा। जीरो क्यों रहेगा, जब वो अपना किसी भी टाइम पे जब अपना फाइनल वैल्यू अटेंड कर लिया तो वो फाइनल वैल्यू ही मेंटेन रखेगा, वो उसका स्टेडी स्टेट पार्ट रहेगा। तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमारा क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट हमारा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसको हम लोग डाई आउट कंडीशन बोलते हैं कि ट्रांजिशन मर गया, ट्रांजिशन डाई आउट हो गया, मतलब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका खत्म हो गया, वो स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया है। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस इनपुट सिग्नल की बात करते हैं। अब जैसे कि हम बोले कि कुछ इनपुट डाले थे उसमें, उसके हिसाब से हम उसका ट्रांजिएंट क्या करते हैं चेक किए, मतलब इनपुट डालते थे 4 पे सेट किए थे रेफरेंस इनपुट। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस इनपुट क्या होता है, किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, अभी तो हमको पता नहीं है कोई सिस्टम डिजाइन किए, तो कोई भी सिस्टम हम डिजाइन किए उसका क्या करते हैं, पहले हम लोग एक रेफरेंस इनपुट से उसका चेक करते हैं। तो रेफरेंस इनपुट क्या हो सकता है, एक तो सडन इनपुट होता है, सडन इनपुट मतलब तुरंत अचानक से कोई इनपुट डाल दिए, सडन इनपुट जिसको कि हम लोग स्टेप सिग्नल पढ़ते हैं, स्टेप सिग्नल बोलते हैं। स्टेप सिग्नल आप लोग पढ़े होंगे सिग्नल सिस्टम में कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अदरवाइज क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आप लोग स्टेप सिग्नल। उसी तरह दूसरा हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइप इनपुट। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रैम्प सिग्नल होता है, रैम्प सिग्नल को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइप इनपुट। उसके बाद पैराबोलिक सिग्नल आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये हम बता देंगे आपको जब पढ़ेंगे। तो एक तीसरा सिग्नल होता है एक्सेशन टाइप इनपुट, जिसको कि हम लोग पैराबोलिक सिग्नल बोलते हैं। और चौथा होता है सडन शॉक, मतलब अचानक से उसको शॉक लगा, टी इक्वल टू जीरो पे आया। टी इक्वल टू जीरो पे कौन सा आता है, टी इक्वल टू जीरो पे आता है इम्पल्स सिग्नल। टी इक्वल टू जीरो पे 1 होता है ना इम्पल्स सिग्नल, तो इसको हम लोग सडन शॉक बोलते हैं। तो एक हमारा इम्पल्स सिग्नल होता है। तो मेनली कोई भी सिस्टम अगर हम डिजाइन किए तो अभी तो हमको उसको पता नहीं कि 4 पे सेट करना है कि 5 पे सेट करना है, कि यूजर के हिसाब से डिफाइन करेंगे, लेकिन उसका एक क्या स्टैंडर्ड रेफरेंस इनपुट, ये चारों इनपुट डाल करके उस सिस्टम के बारे में हम चेक कर लेते हैं। अगर ये चारों इनपुट पे ये सही रहा तो इसका मतलब जो हम डिजाइन किए हैं वो सिस्टम सही है, उसको आप यूजर जैसे भी यूज करेगा तो वो सही चलेगा। इसीलिए बेसिक स्टैंडर्ड रेफरेंस इनपुट हमारे पास ये 4 टाइप का इनपुट होता है, एक स्टेप, रैम्प, पैराबोलिक और इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। The transient state analysis and transient state specification are defined for step signal only because the magnitude of the input signal should not change with the time. अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारा ट्रांजिएंट पार्ट है वो जो हम पूरा रिस्पांस तो ट्रांजिएंट प्लस क्या करते हैं स्टेडी स्टेट दोनों हुआ। तो ट्रांजिएंट पार्ट जो है वो क्या करते हैं, वो डिफाइन होता है हमारा सिर्फ स्टेप सिग्नल के लिए, सिर्फ स्टेप सिग्नल के लिए डिफाइन होता है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल शुड नॉट चेंज विद द टाइम। क्योंकि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्टेप सिग्नल के बारे में पता ही है कि टी इक्वल टू ग्रेटर देन क्या कहते हैं जीरो हो गया तो हमेशा 1 रहेगा। तो अब टाइम पे वो टाइम के साथ वो वेरी नहीं कर रहा है, मतलब टाइम कांस्टेंट है उस वहाँ पे। तो स्टेप सिग्नल ही हम क्या करते हैं ट्रांजिएंट पार्ट का एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टेप सिग्नल ही यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, मतलब ये हमारा तरीका है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइप्स एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, कि टाइप्स और ऑर्डर क्या होता है सिस्टम का। तो टाइप्स एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इस तरह से डिफाइन होता है कि एवरी ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द क्लोज लूप सिस्टम हैज सर्टेन टाइप एंड ऑर्डर। कोई भी क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम में क्या क्या होता है हमारा, क्लोज लूप सिस्टम में हमारा क्या, क्लोज लूप सिस्टम में हमारा क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दोनों होता है क्लोज लूप सिस्टम में।
तो एवरी ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द क्लोज लूप सिस्टम है सर्टेन टाइप एंड ऑर्डर। किसी भी क्या कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन में उसका कुछ टाइप होता है, उसका कुछ ऑर्डर होता है। स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। जो हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस करते हैं वो सिस्टम के टाइप पे डिपेंड करता है, टाइप 1 है कि टाइप 2 है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस जो होता है उसका एनालिसिस हम क्या, एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द क्लोज लूप सिस्टम। स्टेडी स्टेट रिस्पांस एनालिसिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस होता है क्लोज लूप सिस्टम का वो उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का है, उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं। द टाइप ऑफ द सिस्टम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब मान लीजिए कोई क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, तो उस सिस्टम का हमको टाइप निकालना है कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि टाइप 3 है। तो उसको निकालने के लिए हमको उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या कहते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम निकालेंगे। एक्चुअली क्लोज लूप सिस्टम क्या कहते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम में फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताए थे कि क्लोज लूप सिस्टम में ही क्या कहते हैं फीडबैक पार्ट को हम रिमूव कर दिए हैं, तो क्या बचा, तो उससे हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली रिमूवल ऑफ फीडबैक फ्रॉम द क्लोज लूप सिस्टम। ये हम आपको बताए थे। ओपन लूप सिस्टम में तो क्या कहते हैं फीडबैक होता ही नहीं है, और क्लोज लूप सिस्टम बेसिकली क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम में हमारा फीडबैक होता है। और क्लोज लूप सिस्टम में जब हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से बोलते हैं कि इट इज अ रिमूवल ऑफ फीडबैक फ्रॉम द क्लोज लूप सिस्टम, तो उसका हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। तो ये बात यहाँ पे आ गया कि जब भी किसी क्लोज लूप सिस्टम का टाइप निकालना है कि किस टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो उसको फाइंड करने के लिए हम हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS हमारे पास कुछ ये है, k × 1 + TS S⁻p 1 + T1s। आपको बताए थे कि हमेशा ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जो टर्म आता है उसको टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 + T टाउ जो S टाउ। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिए हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट के रूप में ही लिखे हैं। तो k × 1 + TAS डिवाइड बाई S⁻p 1 + T1s, इस टाइप का कुछ GSHS इक्वल टू हमारे पास कुछ ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू कुछ ऐसा आया है। तो इसका क्या कहते हैं, हम अगर ये किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का अगर हमको टाइप निकालना है तो वो हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ही निकालेंगे। क्लोज लूप सिस्टम का टाइप निकालना है तो मान लीजिए ये आ गया। तो अब मान लीजिए ये S क्या है, S का पावर है, S = 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं यहाँ इसका पावर अगर 0 है तो वो टाइप 0 सिस्टम हो गया। डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर ऑफ S जो है वो अगर 0 है तो वो क्या हो गया, टाइप 0 सिस्टम। अगर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 1 है तो क्या हो गया, टाइप 1 सिस्टम। अगर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर n हो गया तो टाइप n सिस्टम। अब बताते हैं टाइम रिस्पांस एनालिसिस में हम लोग, अच्छा ये टाइप की बात हो गई। तो टाइप हम कैसे निकालते हैं, किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का टाइप निकालने के लिए हम उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, और उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर होगा S का, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका टाइप हो जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए, किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का अगर हमको टाइप निकालना है कि किस टाइप का है, टाइप 0 है या टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो उसका पहले हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। जब उसका हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे तो उसमें उसके डिनोमिनेटर में S का हाईएस्ट पावर देखेंगे। जो उसके डिनोमिनेटर में S का हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहते हैं कि वो हमारा सिस्टम का टाइप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। अब क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस जो होता है हमारा किसी भी सिस्टम का, वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अभी बताएंगे ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कैसे डिफाइन होता है, द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अभी हम पढ़े कि टाइप जो हमको निकालना होता है, किसी क्लोज लूप सिस्टम का टाइप निकालना है तो होता है, तो हम उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, और उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा टाइप होता है। लेकिन अगर हम ऑर्डर निकाल रहे हैं किसी सिस्टम का, तो उसके लिए हम उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ऑर्डर निकालने में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और टाइप निकालने में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो किसी भी सिस्टम का अगर ऑर्डर हमको निकालना है कि किस ऑर्डर का है, उसके लिए हम उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी यूनिटी फीडबैक सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GS/1 + GSHS पढ़े थे हम लोग। तब बाय ऑब्जर्विंग द हाईएस्ट पावर ऑफ क्लोज लूप क्या कहते हैं, क्लोज लूप सिस्टम इक्वेशन क्या कहते हैं, 1 + GS = 0।
इसको ऑब्जर्व करके जो हमारा डिनोमिनेटर में आया, इससे हम क्या करते हैं, उस किसी सिस्टम का ऑर्डर निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा इस टाइप का कुछ ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, क्या कहते हैं, आर एस हमारा इनपुट है, के बाई एस इंटू जे एस प्लस एफ हमारा क्या कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन है, और सी एस हमारा आउटपुट है, और इसका यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो फॉर द टाइप ऑफ द सिस्टम, इसका टाइप निकालना है तो क्या करेंगे, इसका टाइप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें तो सीधा हम देख लिए कि एच एस हमारा 1 है और जी एस हमारा 1 है, तो यहाँ तो सीधा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकल गया, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। नहीं तो पहले हम इक्वेट करके निकालना बताए थे ऐसे, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में आपको याद होगा। तो क्लोज लूप सिस्टम से हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना सिखाए थे, चलो आगे भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वेशन को इक्वेट करके। अभी तो यहाँ पे शॉर्टकट, यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है कि एच एस इक्वल टू 1 है, यूनिटी फीडबैक है, तो ये क्या हो गया, इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जी एस एच एस इक्वल टू 1 हो गया, तो जी एस इंटू एच एस इक्वल टू के बाई जे एस प्लस एफ। तो यहाँ पे एस का हाईएस्ट पावर क्या है, एस का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो ये हो गया टाइप 1 सिस्टम। तो एक ही सिस्टम दिया हुआ है फिजिकल सिस्टम, इसका हम जब टाइप निकाल लें तो इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का यूज किए। क्लोज लूप सिस्टम का अगर हमको टाइप निकालना है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज किए, उसका क्या कहते हैं, उसका डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ एस था वो हमारा उस सिस्टम का टाइप हो गया। अब ऑर्डर ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम के लिए क्या बताए थे, क्लोज लूप सिस्टम से निकालेंगे। क्लोज लूप सिस्टम में जो हमारा डिनोमिनेटर का जो इक्वेशन होता है 1 प्लस जी एस एच एस, इससे फाइंड करते हैं। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ऐसे निकालेंगे 1 प्लस जी एस इक्वल टू 0, तो 1 प्लस के बाय एस प्लस जी एस प्लस एफ, ये हमारा क्या था, जी एस एच एस का वैल्यू क्या था, ये था, इक्वल टू 0। इसको हम जोड़ दिए तो हमारे पास क्या आ गया, जे एस स्क्वायर प्लस एफ एस प्लस के इक्वल टू 0। अब जो इसका जो इक्वेशन आ गया उसमें एस का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो इसी सिस्टम का एक सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, इसका टाइप निकालने के लिए हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज किए, इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज किए, उसका डिनोमिनेटर में आया 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। तो उसका इक्वेशन लिखने के बाद उसमें जो एस का हाईएस्ट पावर आया वो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो मतलब किसी भी क्लोज लूप सिस्टम का अगर हमको टाइप एंड ऑर्डर फाइंड करना है तो टाइप फाइंड करने के लिए पहले उसका हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा हो गया टाइप ऑफ द सिस्टम। और अगर उसी क्लोज लूप सिस्टम का हमको ऑर्डर फाइंड करना है तो उसका हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। उसका डिनोमिनेटर का जो इक्वेशन होगा 1 प्लस जी एस एच एस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा, उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, और क्या कहते हैं उसका फिर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, और उस इक्वेशन में जो एस का हाईएस्ट पावर आएगा वो हो गया हमारा उसका ऑर्डर। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम अभी हम दिखाएं, इसका ऑर्डर हो गया 2 और टाइप हो गया 1। अब देखिए हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, लीनियर कंट्रोल सिस्टम। तो हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 का ही पढ़ेंगे। ऑर्डर 3 या उससे ऊपर का ऑर्डर जो होता है जब हमारे सिस्टम में, तो उसमें नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि एस स्क्वायर एस, अब मान ली एस स्क्वायर तक पढ़े ठीक, लेकिन इससे ऊपर एस क्यू एस 4 एस 5 एस 6 ऐसा अगर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है लीनियर कंट्रोल सिस्टम, तो हम लोग सिर्फ लीनियर कंट्रोल सिस्टम को ही पढ़ेंगे। नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो अलग टॉपिक होता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वालों का टॉपिक होता है। तो हम लोग आप लोग के लिए आसान बात है कि आपको सिर्फ ऑर्डर 2 तक ही पढ़ना है। टाइप 1 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन ऑर्डर हमको सेकेंड ऑर्डर तक ही का हम लोग को एनालिसिस करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा का ऊपर का जो ऑर्डर आएगा उसमें नॉन लिनियरिटी हो जाएगा, और नॉन लिनियर कंट्रोल सिस्टम हम लोग को पढ़ना ही नहीं। हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है लीनियर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए एक एरर कंपनसेशन का हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लिए कि ऐसा एक सिस्टम बनाओ जिसमें कंट्रोलर है, एक प्लांट है, उसका मेजरमेंट है। तो इस दोनों का कुछ ट्रांसफर फंक्शन होगा, ये दोनों ट्रांसफर फंक्शन कैस्केडिंग में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारा मेजरमेंट सेंसर फीडबैक है, ये हमारा क्या कहते हैं फीडबैक से बीएस सिग्नल निकलेगा, इस दोनों में से एरर प्रोड्यूस होगा। एरर को क्या कहते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल, मतलब एरर को करेक्ट करेगा, और क्या कहते हैं फिर यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा। एक फीडबैक सिस्टम का हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं जिसको कि एरर के रूप में दिखाया है। तो इसको एरर के रूप में दिखाया है ऐसे कि आर एस इसका इनपुट हो गया, यहाँ से बी एस जा रहा है, यहाँ से ई एस आ रहा है। ये दोनों ट्रांसफर फंक्शन को कास्केडिंग में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, इसको जोड़ने के बाद कुछ ट्रांसफर फंक्शन आया होगा,
उसका दोनों का जो ऐड करने के बाद कुछ फंक्शन आया उसको हम सीधा डायरेक्ट जीएस में लिख दिए, मतलब G1s इंटू G2s दोनों को ऐड करके जो आया होगा उसको सीधा डायरेक्ट हम जीएस लिख दिए और क्या कहते हैं मेजरमेंट वाले पार्ट को एचएस से दिखा दिए। तो मान लीजिए ऐसा हमारा कुछ ब्लॉक डायग्राम इस कंट्रोल सिस्टम का कुछ ऐसा ब्लॉक डायग्राम आया है। तो क्या कहते हैं टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एरर। तो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एरर, एरर के बारे में बताए थे, एरर के बारे में शुरू में ही बताए थे हम कि एरर क्या हो जाएगा हमारा, एरर होता है जो हमारा स्टेडी स्टेट में कुछ एरर होता है हमेशा, प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट में क्या होता है हमेशा कुछ ना कुछ एरर होता ही होता है। मतलब जो हम बताए थे यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होता है। एरर यहाँ पे होता है, मान लो कि स्टेडी स्टेट हमारा 4 पे अटेंड का था, मान लो कि 3.9 पे आया या 4.2 पे आया, तो कुछ एरर आया यहाँ पे। तो एरर कैसे निकालते थे, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी आर टी माइनस सी टी। तो इसी तरह अगर हमको एरर निकालना हो गया स्टेडी स्टेट एरर, तो उसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें हमको क्या कहते हैं, इसका हमको एरर निकालना है। तो पहले एरर का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। एरर का एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या था हमारे पास, आर एस माइनस बी एस, मतलब इनपुट ये अभी क्या कहते हैं लैप्लास डोमेन में दिया हुआ है। तो हम पहले आर एस माइनस बी एस लिखेंगे, क्योंकि अभी हम जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग जो करते हैं वो करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और एनालिसिस हमको करना है टाइम डोमेन में, ठीक है। तो पहले इसका हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे और बाद में क्या कहते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करके फिर उसका एनालिसिस करते हैं टाइम डोमेन में। तो पहले इसका ईएस का हम लोग एरर सिग्नल का इक्वेशन लिख लेंगे, जो कि हमारा होगा आर एस माइनस बी एस, ही हमारा ईएस आ रहा है। तो क्या हो गया आर एस माइनस बी एस, ये इनपुट, ये हमारा क्या हो गया आउटपुट जो कि फीडबैक में जा रहा है। इस इक्वेशन को लिखना भी हम सिखाए थे पहले, यहाँ भी देख लिए। तो आर एस बी एस के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, तो बी एस के जगह पे हमारा आ जाएगा सी एस इंटू एच एस, यहाँ से सी एस आ रहा है एच एस, सी एस इंटू एच एस इक्वल टू क्या हो गया बी एस, दोनों ब्लॉक सी एस इंटू एच एस इक्वल टू बी एस। तो क्या कहते हैं बी एस की जगह पे हम पुट कर दिए सी एस इंटू एच एस। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, अब हमारे पास इक्वेशन हो गया, अब हमारे पास इक्वेशन हो गया यहाँ पे सी एस इंटू एच एस पुट कर दिए। अब क्या करते हैं, और सी एस क्या करते हैं सी एस इंटू एच एस पुट कर दिए यहाँ पे, और क्या करते हैं एच एस का वैल्यू क्या था हमारे पास में आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस, और क्या कहते हैं सी एस इंटू एच एस का वैल्यू क्या था सी एस इंटू एच एस, यहाँ पे क्या करते हैं सी एस इंटू जी एस इक्वल टू ई एस था हमारे पास, सी एस इंटू, यहाँ से देखिए ई एस इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास सी एस इंटू जी एस। हाँ सी एस इक्वल टू क्या हो गया ई एस इंटू जी एस। तो यहाँ पे सी एस का वैल्यू हम पुट कर दिए ई एस इंटू जी एस इंटू एच एस। तो यहाँ से फिर इसको इस साइड ले गए तो ई एस कॉमन आ जाएगा, ई एस कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस जी एस एच एस, आर एस को इधर ही रहने दिए। तो ई एस बराबर हमारे पास इक्वेशन आ गया आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेडी एरर रेशियो, ठीक है। अब टाइम डोमेन में हम बात करते हैं, टाइम डोमेन में हम दिखाएं कि यहाँ पे 2 यूनिट का फाइनल में स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, मतलब हमारा 4 पे पहुंचना था और क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू मान लीजिए 8 पे पहुंचना था, ये 6 पे ये स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया और हमारा 2 अब कॉन्स्टेंटली ये 6 पे ही कांस्टेंट रहेगा, मतलब 2 यूनिट का स्टेडी स्टेट एरर हमको आ गया। तो हम इसको क्या बताएंगे कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टी इक्वल टू 2 यूनिट, मतलब अब यहाँ से जब स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया तो क्या कहते हैं इनफाइनाइट टाइम तक ये यहाँ ऐसे ही रहेगा, सेम टू सेम चलता रहेगा स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया। तो इसलिए हम बोलेंगे कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी जो हमारा एरर हो गया वो कितना हो गया 2 यूनिट का एरर हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट वैल्यू ये यहीं पे अटेंड कर लिया और ऐसा ही चलता रहेगा। ये प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करें, आइडियल सिस्टम में यहाँ पे पहुंचता और ऐसे कॉन्स्टेंट हो जाता है स्टेडी स्टेट वैल्यू में। तो क्या कहते हैं अब 2 यूनिट का क्या कहते हैं हमारे पास में हमेशा क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू में डिफरेंस रहेगा। तो हम इसको बोलेंगे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टी इक्वल टू 2 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया स्टेडी स्टेट एरर हो गया 2 यूनिट का, हमेशा चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसी इक्वेशन को, ये टाइम डोमेन में है, इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, तो अब तो फाइनली हमारा क्या आ गया, सॉरी फाइनली हमारा आउटपुट का इक्वेशन क्या आ गया ई एस एस इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया लिमिट टी एस टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटू ई टी, ठीक है। ये हमारा आ गया टाइम डोमेन में इक्वेशन। अब क्या कहते हैं जो हमारा ई एस इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टी आया, इसको अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाता है टी टेंड्स टू इन्फिनिटी को एस टेंड्स टू 0 लिखते हैं और एस से मल्टीप्लाई हो जाता है। या पढ़े होंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइनल वैल्यू थ्योरम।
कि टाइम डोमेन में टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टी होता है, तो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लैप्लास डोमेन में लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू ई एस हो जाता है। पढ़े हैं आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइनल वैल्यू थ्योरम? हेलो? यस सर। हाँ, तो बस यही जो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी था, तो इसको हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखे तो एस टेंड्स टू 0 एस इंटू ई एस। तो अब हम क्या कहते हैं, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन, तो हम लोग जो भी फिजिकल मॉडलिंग कर रहे थे वो ट्रांसफर फंक्शन के रूप में पढ़ रहे थे। तो यहाँ टाइम डोमेन अगर हमको एनालिसिस निकालना है तो उसको हम पहले ट्रांसफर फंक्शन लिखे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब क्या कहते हैं, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा देंगे, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू ई एस। ठीक है, तो hence to find steady state error in Laplace domain of the given transfer function, हमारे पास क्या था इक्वेशन, ई एस इक्वल टू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो मतलब टाइम डोमेन में स्टेडी स्टेट एरर निकालना था, लेकिन हम फिजिकल मॉडलिंग करते हैं लैप्लास डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। तो टाइम डोमेन वाला फाइनल वैल्यू थ्योरम वाला फॉर्मूला लगा दिया लैप्लास डोमेन में, तो क्या हो गया, स्टेडी स्टेट एरर में लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू जो हमारा ई एस था, तो ई एस क्या था, आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर दोनों को अलग अलग पार्ट में लिख लिए, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आर एस डिवाइड बाई 1 प्लस लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस इंटू एच एस। ठीक है, तो ये हमारा स्टेडी स्टेट एरर निकालने का तरीका हो गया कि क्योंकि हम जब भी कोई फिजिकल सिस्टम डिजाइन करते हैं तो वो ट्रांसफर फंक्शन के रूप में होता है, और ट्रांसफर फंक्शन किस में होता है, लैप्लास डोमेन में होता है। तो इसीलिए जो हमारा टाइम डोमेन का जो स्टेडी स्टेट एरर का जो कॉन्सेप्ट आया, उसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा करके और उसको हम लोग स्टेडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हैं। किसी भी जब हमको ई एस सिग्नल निकल गया, एरर सिग्नल का हम जब इक्वेशन लिख लिए एरर रेशियो, तो उसमें क्या करते हैं, फिर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा करके हम लोग उसका मतलब किसी भी सिस्टम का क्या करेंगे, पहले एरर रेशियो निकाल लेंगे, ई एस निकाल लेंगे, उसका क्या कहते हैं, जैसे ई एस निकालेंगे, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसको देख करके, जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है उसको देख करके हम ई एस निकालिए, और जब ई एस आ गया तो उसको उसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा करके क्या कहते हैं, एस टेंड्स टू 0 लगा करके क्या कहते हैं, हम स्टेडी स्टेट एरर निकाल सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि सिंस द स्टेडी स्टेट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, स्टेडी स्टेट एरर किससे डिफाइन किए, इनपुट और आउटपुट, सिर्फ इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है उससे हम डिफाइन किए हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि is defined as the difference between input to find the type of the system, hence steady state error, the feedback gain should be unity। मतलब ये क्या करते हैं, जब भी हमको सिस्टम का टाइप फाइंड करना हो तो फीडबैक गेन हमारा क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अगर यूनिटी नहीं है तो जैसे हम ब्लॉक डायग्राम से लिखे हैं, सेंसर ट्रांसड्यूसर करके उस हिसाब से उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करके हम तब उसका क्या कहते हैं, उसका स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे। मतलब ये हुआ कि देखो पहला एग्जांपल लिए थे हम, मतलब ये कह रहे थे फर्स्ट एग्जांपल जो हम लिए थे, अभी हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट, ये हमारा ब्लॉक सिस्टम में दिया हुआ है तो एच एस करके लिखा हुआ है इक्वेशन, तो हम क्या कहते हैं, ई एस का इक्वेशन डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन से तो हमारा नहीं निकला, यहाँ पे सीधा आउटपुट अपॉन इनपुट से नहीं निकला, ई एस का इक्वेशन निकालना पड़ा है तब ना निकला है। डायरेक्ट अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखा होता तो डायरेक्ट नहीं निकलता। तो मतलब जब भी हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम हो, जैसे कि पहला एग्जांपल लिए थे, ये हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम था, तो इसमें डायरेक्ट हम एच एस इक्वल टू 1 कर दिए और निकाल लिए टाइप ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन जब हमारा क्या कहते हैं, यूनिटी फीडबैक नहीं हो, यूनिटी फीडबैक सिस्टम अगर नहीं होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ई एस निकालना पड़ेगा। तो जो ब्लॉक डायग्राम का दिया होगा उसी इक्वेशन से ई एस निकाल करके तब हम करेंगे, सीधा पूरे का ट्रांसफर फंक्शन निकाल करके नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ई एस के लिए इक्वेशन लिखेंगे और तब क्या कहते हैं, हम फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा करके उसका स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करेंगे, अगर टाइप फाइंड करना हो तो। लेकिन जब हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है तो सीधे एच एस इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, सीधे हमारा जी एस निकल गया। मतलब ये बोल रहा है कि अगर यूनिटी फीडबैक नहीं है तो हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा, ऐसे इक्वेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व करके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और तब हम उसका टाइप निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, आज का इतना ही टॉपिक था। ये हम लोग टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़े। अब इसका क्या कहते हैं, धीरे धीरे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, सब इनपुट पे रिस्पॉन्स देखेंगे। इसलिए आप लोग बेसिक सिग्नल, रैम्प, स्टेप और क्या कहते हैं इम्पल्स का बेसिक डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, और पैराबोलिक हम बता देंगे। और डिफरेंट इनपुट पे क्या कहते हैं, पूरे टाइम डोमेन एनालिसिस में डिफरेंट इनपुट पे, रैम्प पे, क्या कहते हैं स्टेप पे, क्या कहते हैं पैराबोलिक इनपुट पे उसका रिस्पांस देखना है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए। उससे हायर ऑर्डर का हम नहीं देखेंगे, क्योंकि उससे हायर ऑर्डर का हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नॉन लीनियर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा
और नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।